चलिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस पुनः स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 तारीख से हम क्लास को स्टार्ट करने के लिए आ चुके हैं और पिछली क्लासेस में हमने आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ चैप्टर पढ़ा दिया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको करवा दिए थे। तो जिसने भी वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो जा कर के पीछे चैनल में देख सकता है। और बाकी आज से रेगुलर फ़िलहाल कोशिश यही है कि रेगुलर और पूरे सिलेबस तक हम पहुंचेंगे कक्षा 12 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई को कवर करते हुए। सेकेंड चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे वो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस प्रमेय। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउसेस थ्योरम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का हमेशा एक कनेक्शन होता है। विदाउट कनेक्शन जो है कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक चैप्टर को यूं ही पढ़ें, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोर्ड ठीक तरीके से उसके विशेषज्ञ बैठ करके चैप्टर्स को सेट करते हैं कि आगे कौन सा पढ़ाया जाना है, फिर कौन सा पढ़ाया जाना है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हर चैप्टर में लगभग ये समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर इसके बाद ही क्यों है। जैसे गाउसेस थ्योरम बाद में क्यों आया पहले चैप्टर के, या हम ये समझेंगे कि गाउसेस थ्योरम को हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस को कंफर्म करना है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ है कि नहीं है, तो इसके लिए हम 2 फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि अगर वहाँ पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा। कौन कौन सा? एक तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी है वैद्युत विभव। आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंस करने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो 2 पैरामीटर्स हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अब पिछले चैप्टर में जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो कूलम्ब्स लॉ में जब आपने फोर्स कैलकुलेशन की बात की थी, तो फोर्स कैलकुलेशन के बाद में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको सिखाया गया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है लाइक दिस, इस पॉइंट चार्ज से कहीं किसी डिस्टेंस पर इस तरह से आपसे पूछता था, स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट P है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहते थे E = 1/4πε0 Q/r² कहते थे। और हमने आपको ये भी याद कराया था कि पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में काम करेगा, ठीक है। कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाता है। आगे फिर आपने पढ़ा था डाइपोल के कारण एक यहाँ पे चार्ज होता था, एक यहाँ पे चार्ज होता था। ये इसका मिड पॉइंट होता था डाइपोल का O, और ये डिस्टेंस L होती थी, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर इधर कैलकुलेट कर लेते थे, या फिर हम मोस्टली इधर कैलकुलेट कर लेते थे। ये 2 चीज़ें इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। और या फिर अगर और कंपटीशन की बात करें तो कहीं यहाँ कैलकुलेट कर लेते थे थीटा डिग्री, ठीक।
ये था डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, कि किसी डाइपोल के कारण किसी दिए हुए पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P है, दैट इज P इक्वल्स टू QL। ये डाइपोल मोमेंट है P, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो जनरल और जेन्युइन फार्मूला दिया जाता था वो दिया जाता था E इक्वल्स टू 1P/4πε0 r³ और अंश में लिखते थे 1+3 cos² थीटा। ये एकदम जेन्युइन फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पे थीटा है तो आप इसे थीटा ही रहने देंगे। इस लाइन में अगर हम देखें तो ये थीटा 0 हो जाता है, तो यहाँ आप 0 सेट कर देंगे तो 2P/r³ आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें तो यही थीटा बढ़ करके 90 हो जाता है, तो यहाँ के लिए अगर 90 कर देंगे तो ये cos 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। दो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि अगर हम एक प्रॉपर डिस्टेंस सेट करें लाइक दिस, हम एक प्रॉपर डिस्टेंस सेट करें डाइपोल के कारण, डाइपोल कहीं बीच में हो और वहाँ से स्मॉल r दूरी पर इधर पहुँचें, स्मॉल r दूरी पर इधर पहुँचें और स्मॉल r दूरी पर इधर पहुँचें। अगर ऐसा हो जाए उसके मिड पॉइंट को कहीं सेंटर करते हुए, तो आप देख रहे हैं कि चूँकि थीटा यहाँ 0 है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, और चूँकि थीटा जहाँ 90 हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम यहाँ होगा। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए अगर थीटा कभी cos थीटा माइनस में भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, इसे बोला जाता है अक्षीय स्थिति। मैं एक एट अ ग्लैंस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आज मेरी पहली क्लास है इसलिए। इसे कहा जाता है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति E एक्सियल इसको बोलते हैं, रेशियो E ट्रांसवर्स इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है, और ये जो सीधी है इसे अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति यानी इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि भाई E एक्सियल रेशियो E ट्रांसवर्स की वैल्यू क्या होगी फॉर द सेम डिस्टेंस। मतलब ये R दोनों के लिए सेम है, R दोनों के लिए सेम है। अगर R दोनों के लिए सेम है, डाइपोल वही है, ये कांस्टेंट होता है, तो इतना टर्म तो खत्म हो गया। अब आप देखिए एक्सियल पोजीशन में थीटा 0 होता है, अगर ये थीटा 0 होगा तो बाहर 2 निकलेगा, 2 आ जाएगा, और ट्रांसवर्स में थीटा 90 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बाहर केवल 1 निकलेगा, आंसर आएगा 2:1। आप याद रखिएगा, फॉर द सेम डिस्टेंस द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल एंड नॉन एक्सियल या एक्सियल एंड ट्रांसवर्स पोजीशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1, ठीक है। जस्ट 2 टाइम्स एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स पोजीशन। क्लियर, ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। लेकिन मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने केवल 2 तरीके से निकालना सीखा है। एक तरीका तो ये है कि जब एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमने रट लिया E इक्वल्स टू और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² या E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन डाइपोल के लिए आप क्या सीख के आ रहे हैं? डाइपोल के लिए आप इन एवरी कंडीशन यू आर लुकिंग दैट E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। किसी भी कंडीशन में, वो चाहे आप एक्सियल पोजीशन की बात करें, चाहे आप ट्रांसवर्स पोजीशन की बात करें, चाहे आप नॉन या किसी बीच एंगल थीटा की बात करें, हर दशा में नीचे r³ आ रहा है। इसका मतलब किसी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ में रिलेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही आकृतियों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं? क्या इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये पूरा ब्लैक बोर्ड है, ये जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है,
इस पूरे ग्रीन बोर्ड को पूर्ण रूप से इसमें चार्ज को बिखरा दिया गया है। जैसे हम लोग नहीं अपने तखत में चावल बिखेर दें, है ना, कुछ दाने बिखेर दें, ऐसे मान लो पूरे तखत में चार्ज ही चार्ज पड़ा हुआ है। क्या इस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कह सकते हैं? क्या इस तरह के चार्ज को आप डाइपोल की संज्ञा दे सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या इस तरह का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा? एब्सोल्युटली करेगा। मान लीजिए आपने कोई स्फीयर लिया है, कोई गोला लिया है और वो गोला ठोस है, कोश नहीं है, वो गोला ठोस है और वो कुचालक है और उसमें आपने जो है चार्ज उसको करना शुरू कर दिया है, तो उसके कण कण में चार्ज, मतलब एकदम सेंटर से बाहर हर जगह आपको चार्ज 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 मिलेगा। क्या वो गोला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ऐसी दशा में हम उसे पॉइंट चार्ज की संज्ञा दे सकते हैं? अब ये हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए एक कलम आपके पास है और वो कलम प्लास्टिक की बनी हुई है, आपने उस पूरी कलम को अपने बालों से रगड़ दिया है, इस तरह की कलम है, यहाँ पर उसके पास चार्ज आ गया है। क्या आप इसे डाइपोल कहेंगे? डाइपोल का तो मतलब होता है एक कोने में प्लस हो, दूसरे कोने में माइनस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लें। क्या ये ऐसा फिगर दिख रहा है? नहीं। क्या आप इसे पॉइंट चार्ज कहेंगे? नहीं। तो अगर मैं कहूँ इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या आपके ये फार्मूले सफिशिएंट हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के अलग अलग शेप एंड साइज के कारण अलग अलग एक्सप्रेशंस होने चाहिए। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंगल जेन्युइन फार्मूला एक ही है मात्र, और वो है E = F/Q0 बस। और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स से हम निकाल पाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बस। बाकी जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं E = 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? अरे नहीं आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसी विशेष कंडीशन के लिए फार्मूला है, ये किसी विशेष कंडीशन के लिए फार्मूला है। E = P/4πε0 r³ ऊपर 1 + 3 cos² θ² रूट में, ये कंडीशन है। ये डाइपोल होगा तभी ये लगा पाएंगे, पॉइंट चार्ज होगा तब आप ये लगा पाएंगे। लेकिन ये दशा अभी हमने बताई, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तखत पर चार्ज बिखरा हुआ है, पॉइंट चार्ज नहीं है। किसी ठोस गोले में चार्ज बिखरा हुआ है, पॉइंट चार्ज नहीं है। इन दैट कंडीशन हाउ विल यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। एंड अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि हम गॉसेस थ्योरम को क्यों पढ़ना चाहते हैं। Why we are going to study about the Gauss's theorem, and in the Gauss's theorem we'll talk about the special condition of the Gauss's theorem। और Gauss's theorem को जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया है, ये हमें मालूम है कि आप इसे पढ़ चुके होंगे, Q/ε0 ये पढ़ चुके हैं आप। इसको भी मैं बताऊंगा कि ये ओरिजिनल गॉसेस थ्योरम का फॉर्म नहीं है, ये गॉसेस थ्योरम की एक दशा है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। सॉरी, ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम है, जिसे इंटरमीडिएट में हम केवल गॉसेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली गॉसेस थ्योरम की इंटीग्रल फॉर्म है। जब कभी हायर क्लासेस में या कंपटीशन लेवल की क्लासेस में गॉसेस थ्योरम की बात की जाती है और केवल ये लिख के आ जाए कि गॉसेस थ्योरम का फार्मूला लिखिए, तो ये फार्मूला नहीं लिखा जाएगा। ये फार्मूला उस दशा में लिखा जाएगा जब ये कहा जाता है कि गॉसेस थ्योरम की इंटीग्रल फॉर्म लिखिए। तो ये इंटीग्रल फॉर्म लिखा हुआ है, इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल E.dA = Q/ε0, राइट। ओके, अब धीरे धीरे हम आपको समझाने आए हैं कि गॉसेस थ्योरम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। गॉसेस थ्योरम एक तरह की रिंच है, गॉसेस थ्योरम एक तरह का टूल है, जिस टूल की सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जहाँ पर हमारे सीधे साधे फार्मूले फेल हो जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस थ्योरम का यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट में गॉसेस थ्योरम पढ़ने का यही कारण है।
बात समझ में आप सबको आई? और ये इसको थोड़ा सा और कंसिक्वेंटली समझिए। क्या कंसिक्वेंटली समझना है? कंसिक्वेंटली आप इसे ये समझिए कि जिस तरह से आप अभी विद्युत पढ़ रहे हैं और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ रहा है, फिर विद्युत क्षेत्र निकालने के तरह तरह के आपको फार्मूले देखने पड़ रहे हैं, फिर तरह तरह की जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र निकालने में फेल हो रहे हैं वहाँ पर हमें गॉसेस थ्योरम को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक वैसे ही जब हम चुंबक पढ़ेंगे, बात मेरी समझिए मेरे दोस्त, जब हम चुंबक पढ़ेंगे जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, तो मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और यहाँ पर भी सामान्य सूत्र फेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, और वहाँ पर भी फिर हम किसी नियम का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का नाम आप आगे सुनेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम आज बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स में हम क्या देखेंगे? क्या है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स से ही हम गाउसेस थ्योरम की शुरुआत करते हैं। और आज हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ाने से पहले आपको ये बताएंगे एरिया कैसे निकाला जाता है, फिजिक्स में एरिया का क्या रोल प्ले होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रीन बोर्ड है, ये लगभग हमने रेक्टेंगुलर बनवाया हुआ है। ये रेक्टेंगल में लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, अगर हम इसका लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ जब करेंगे तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई करके। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि वी हैव टू कंसीडर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। हमें इस एरिया की दिशा की बात करनी है। एक्चुअली एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप नॉर्मली ये समझ लीजिए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज़ नॉट स्केलर। जिस टेबल पर बैठ करके आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस टेबल का जो ऊपर का फ्रेम बना हुआ है वो या तो स्क्वायर होगा या उसकी थोड़ी सी जो मोटाई है उसको नेग्लेजिबल मान लें तो, या तो वो उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है या तो वो स्क्वायर होगी या तो वो रेक्टेंगुलर होगी। और अगर हम कहें कि उसका एरिया निकालो तो आप अपने घर में स्केल उठा करके जोड़ घटा करके गुणा करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन बात करेंगे उसकी दिशा की, तो इनफैक्ट उसकी दिशा कहाँ होगी? आप अपनी कलम की नोक को मेज की दूसरी तरफ ऐसे रख दीजिए। मेज की तरफ मुँह ना करिए, ऊपर तरफ रख दीजिए। बस वही दिशा है उस टेबल के सरफेस एरिया की। यानी किसी भी सरफेस आप जो है जिस फर्श पर बैठे हुए हैं, जो आपका फर्श बना हुआ है घर में, उस फर्श का जो एरिया है वो छत की तरफ है। मीन्स नॉर्मली आउटवर्ड। कहाँ पर? जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो नॉर्मली आउटवर्ड होती है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्षेत्रफल सदिश राशि है। इसकी दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर, राइट। जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परेशानी बहुत होती है। अब आइए, कहीं एक चार्ज रखा हुआ है। सिंपल सी बात है कि इस चार्ज ने, अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरह से इसकी लाइंस जाएंगी, इस तरह से इसकी लाइंस जाएंगी, इस तरह से जाएंगी, और इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। अगर हम इसके
इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई भी लैमिना रखें तो उस लैमिना से उस पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी बहुत सीधी डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पटल को रखने पर उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कहते हैं। अब क्या ऐसी दशा हो जाए कि उससे सबसे ज़्यादा रेखाएं निकलें तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फ्लक्स होगा, और पता चला वो वहाँ रखा भी है और उससे रेखाएं ना गुजरें तो मतलब जीरो भी फ्लक्स हो सकता है। ठीक है, तो जो उसकी डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन, वो यही है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? अगर मैं कहीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देता हूं गलती से तो उसे आप माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस समय पढ़ा रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलती से ही निकलेंगी। अब मेरी बात समझिए, उसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा उसके क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई के डॉट प्रोडक्ट को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब अगर उसका थोड़ा सा एरिया रखा हुआ है तो डेल्टा ए लगाएंगे, उससे भी थोड़ा सा एरिया रखा हुआ है तो डी ए लगाएंगे, और पूरा एरिया निकालना है, पूरा फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि कब हम सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हैं और कब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में बीच में गोला बना देते हैं, और इसका मतलब क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, कहाँ इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि गोला हम पढ़ रहे हैं तो भी हम इस निशान को यूज कर लेते हैं, और बेलन पढ़ रहे हैं तो बेलन में पता चला यही वाला निशान यूज कर लेते हैं। जबकि बेलन में भी वॉल्यूम होता है, गोले में भी वॉल्यूम होता है, दशाएं अलग हैं, चर्चा करेंगे। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कल से आप अपनी पेन उठा करके बैठिएगा। कल से आप लोगों को कम्प्लीटली फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और नोट्स आपको बने बनाए अवेलेबल करा दिए जाएंगे अगर आप ज़रूरत समझेंगे तो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।